बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुद्दा जो रखूं उससे पहले मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा कि पहले उसकी मौत के मुद्दे उठाए जाएंगे, पहले उसकी मौत के मुद्दे उठाए जाएंगे, बाद में जाकर कहीं मुर्दा उठाया जाएगा। तो दोस्तों, जिस जमाने में हम रह रहे हैं वहां मुद्दे बहुत ज्यादा उठाए जाते हैं और राजस्थान के अंदर और बिहार के अंदर आज दो मुद्दे पूरा देश उठा रहा है। राजस्थान की बात करें तो अंत में किसका अंत हुआ, सवाल ये। तो इसी पर बात करेंगे और फिर करेंगे बिहार में जो जीत का एक भाजपा का जो विहार हुआ है, अपन कह सकते हैं उसको कि वो चांदनी रात में नौका विहार जिस तरीके से होता है उस तरीके की स्थिति आई। दोनों पर हम बात करेंगे, दोनों मुद्दे हमारे सामने। मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे पास हमारे अजमेर के जो यशस्वी भाजपा के अध्यक्ष हैं रमेश सोनी, वो मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि जब मुद्दों पर बात की जाए तो मैंने शहर के बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की और कहा कि इस मुद्दे पर आज बात करेंगे। आप ताजुब करेंगे, मैंने डॉक्टर विकास चौधरी से बात की। विकास चौधरी जी कन्नी काट गए कोई बहाना बनाकर। मैंने महेंद्र सिंह रड़ावता से बात की, कन्नी काट गए। और बहुत सारे ऐसे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए जो बात हुई तो फिर मैंने तय किया कि मैं रमेश जी से मैं ही बात करूंगा, मैं ही सवाल करूंगा और उनसे जवाब लूंगा। तो रमेश जी, एक बार फिर वापस स्वागत। और पहला सवाल, धन्यवाद। कि अंत में अंत किसका, भाजपा का, वसुंधरा का, किसका? देखिए सुरेंद्र जी, मेरा मानना है ये लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है। मैं कह सकता हूं कि अंत में जो उपचुनाव की स्थितियां बनी, लेकिन इस बात को हमें स्वीकारना पड़ेगा कि वर्तमान में जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर माननीय भजनलाल जी की सरकार जिस प्रकार से यशस्वी कार्य कर रही है, और मैं इसलिए इस बात को कहना चाहूँगा, हो सकता है कुछ लोगों की राय मुझसे विपरीत हो, लेकिन इस बात को बहुत बुलंदी के साथ बार बार कहता हूँ कि भजनलाल जी कैसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने चुनाव के पूर्व जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया, उसकी लगभग 70% से ज्यादा घोषणाओं पर काम करते हुए उनको पूर्ण अंजाम तक पहुंचाने की पूरा प्रयास किया और उसमें वो सफल भी हुए। और इस नाते मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की माननीय भजनलाल जी की सरकार, जिन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं बना करके जनता के बीच में जाने का एक जो कदम उठाया है, और उसके बाद माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज का दिन स्वयं अपने आप में उनकी जो नीतियां हैं, उनकी सरकार की जो योजना है, उन पर एक कह सकता हूं कि प्रतिष्ठित होने का दावा आज के इस दिवस ने किया है कि जब बिहार का जो परिणाम आया उसमें भी हमने देखा। लेकिन मैं अंता की बात यदि करूंगा तो निश्चित रूप से इस बात को मानना हमको चाहिए कि लोकतंत्र में निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। हमने बहुत खुले मन से निर्णय को, जनता के जो निर्णय है इसको स्वीकार किया, लेकिन वहां की जो परिस्थितियां बनी, मैं समझ सकता हूं कि जिस प्रकार से वहां पर जब प्रमोद जैन भाया वहां से विधायक रहे, सरकार के अंदर मंत्री भी रहे, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगे, जनता मैं कह सकता हूं आकंठ उनसे त्रस्त थी, उनके व्यवहार से त्रस्त थी। लेकिन हमने देखा कि अंता के अंदर एक ट्राइंगल इस बार बना जो अपने आप में एक बड़ा इस चुनाव को रोचक बना गया कि जब नरेश मीणा ने वहां से निर्दलीय के रूप में दावेदारी की, और जिस प्रकार से हमने देखा कि चाहे किसी भी प्रकार से संख्या बल जुटाने के अंदर वो जरूरी नहीं कि उस विधानसभा क्षेत्र के निवासी हो, लेकिन आसपास के क्षेत्र से जहाँ के वो रहने वाले थे वहाँ से क्षेत्र के संख्या को लाकर के उन्होंने जुटाया और एक माहौल बनाने का प्रयास किया। तो इस ट्राइंगल में कहता हूँ त्रिकोणीय संघर्ष में जिस प्रकार के परिणाम आए, अमूमन हमने देखा है कि जब आमने सामने की फाइट होती है तो मुझे लगता है कि कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं बनती कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी हार जाए ऐसे। लेकिन ये जो ट्राइंगल फेज बना, उसके कई सारे समीकरण, जब वहाँ की लोगों से बातचीत हुई, वहाँ जिन नेताओं ने जाकर काम किया, उनसे चर्चा में ध्यान में आया कि वहाँ स्थिति ऐसी बनी कि किसी भी कीमत पर वहाँ की जनता ये नहीं चाहती थी कि नरेश मीणा वहाँ से निर्वाचित हों। अब इस कशमकश में उनको जो निर्णय लेने पड़े, उस निर्णय के आधार पर जो भी लोकतंत्र के अंदर ये परिणाम आया उसको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन प्रबोध आपने ही खुद ने कहा कि प्रबोध जैन भाया जो खान माफिया कहलाते थे, जिनके खनन माफिया से लेकर और उनके ऊपर जो आरोप लगते रहे, लंबे आरोप, तो जनता ने उन आरोपों को खारिज किया या जनता ने उन आरोपों को बरकरार रखते हुए उन्हें जिताया? यानी कि ये तो तय है कि उनको जनता ने नहीं माना। क्या आप कहते रहे कि भू माफिया है, खनन माफिया है, उन्होंने कांग्रेस की सरकार चलाई,
उन्होंने कांग्रेस की सरकार चलाने के लिए जो दड़ेबंदी बाड़ेबंदी करवाई, उसका सारा पैसा उन्होंने जुटाया। कितने आरोप उन पर लगाए जाए, और हर दौर के अंदर, चाहे वो भाजपा का शासनकाल हो, चाहे कांग्रेस का शासनकाल हो, उनकी जो है प्रमोद जी भाया है, वो आमोद प्रमोद करते ही रहते हैं। आज भी कर रहे हैं वो, और अब जीत भी गए। हाँ, जीत भी गए। मैंने कहा जनता का जनादेश है, इसको स्वीकार करना ही चाहिए। अब क्या परिस्थितियां वहां पर बनी, जनता के मन मस्तिष्क में किस प्रकार की जो एक कह सकता हूं कि इस मैंडेट को लेकर के परिकल्पना बनी होगी, लेकिन कुल मिलाकर के जो मैं समझ पाया, जनता के मन में ये भी निश्चित रूप से इस छवि थी कि प्रमोद जैन भाई को वो जिताना नहीं चाहते थे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि त्रिकोणीय संघर्ष में उनको ऐसा लगा होगा कि कहीं नरेश मीणा, जिनकी छवि के बारे में हम सबको मालूम है कि वो व्यक्ति नहीं जीते, इस पशोपेश में उन्होंने जो निर्णय लिया, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस पूरे मैंडेट को उससे बहुत बड़ा प्रभाव, एक शरीफ व्यक्ति, एक आम व्यक्ति, एक खास व्यक्ति, उच्छृंखल व्यक्ति, एक भ्रष्ट व्यक्ति और बदनाम, उन्होंने दोनों को, मतलब आप देखिएगा कि एक आम आदमी को हरा दिया जनता ने, आम आदमी को, खास आदमी को, उच्छृंखल को, सबको हरा के एक बदमाश कहिएगा आप, जिससे कह सकते बदनाम व्यक्ति कहिए, उसको जिता दिया। मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे सिर्फ यही बात है कि हम इसको खिलाड़ी के रूप में लें और कह दें कि हाँ कोई बात नहीं हुई। इसका आने वाले समय में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? निश्चित रूप से देखिए, मैंने कहा ना कि भारत के लोकतंत्र की बहुत विशेषता और मैं कह सकता हूँ खूबी भी है कि यहाँ की जनता जब निर्णय करती है तो किस प्रकार की परिस्थितियों पर, तत्कालीन जो भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं या उनके सामने जिस प्रकार के उस विधानसभा क्षेत्र को लेकर के एजेंडा होता है, वो कई सारी परिकल्पना को ध्यान में रखता अपना मतदान करती है। आप नहीं मानते कि वसुंधरा जी का जादू नहीं चला? नहीं, वसुंधरा जी ने अपने पूरे प्रयास किए। मैं कह सकता हूं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी पहली बार हमको लगा कि एकजुट होकर के इस पूरे चुनाव प्रचार में लगी। हमने देखा अंतिम रोड शो के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी रही, और जिस प्रकार से उन्होंने जनता के बीच में जाकर के दोनों ने पार्टी के सुमन मोरपाल जी के लिए वोट मांगे। मैं कह सकता हूं कि यहाँ कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन खारिज हो गया। लेकिन मैं कह सकता हूं, मैंने कहा लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार का जनादेश पब्लिक देती है उसको स्वीकार करना। चलिए, बिहार के अंदर क्या रहा आपका वापसी के लिए, आप क्या मानते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि इसमें नीतीश का नेतृत्व देने की जो बात कही गई थी आपके केंद्रीय उस राजनीति से, तो वो मैसेज अच्छा गया जिसकी वजह से जीती, या भारतीय जनता पार्टी के आपके जो दोनों जुड़वा भाई हैं उनकी छवि की वजह से जीते? देखिए, इसमें मैं कह सकता हूं कि दोनों पहलुओं ने काम किया। नीतीश कुमार जी का मैं खुद इस बात को मानता हूं, व्यक्तिगत रूप से भी अगर उनके जीवन को उठा करके देखेंगे तो उनके जीवन में कभी भी कोई बहुत भ्रष्टाचार के कभी आरोप नहीं लगे, उनकी सरकार में भी नहीं लगे। या मैं ये भी बात को कह सकता हूं कि राजनीति में जो कई बार बिहार की राजनीति में हमने स्पष्ट रूप से देखा, फिर चाहे वो आरजेडी के हमारे जो मुखिया रहे वो उनके परिवार की बात करें और अन्य दलों की बात करें, वहां पर वंशवाद को बढ़ावा देने का हमेशा एक प्रयास किया गया। लेकिन नीतीश कुमार जी की खासियत रही, उन्होंने तो वंशवाद को बढ़ावा दिया, न भ्रष्टाचार के कभी उन पर आरोप लगे। और विगत शासन में मैं कह सकता हूं कि लगातार एक बिहार बदलता हुआ सा नजर हमको आया। एक जो सुशासन बाबू की उनकी जो एक उपमा उनको वहां की जनता ने थी, मैं कह सकता हूं कि उस पर जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया। और इसके साथ साथ इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की जोड़ी, जिनके बारे में आपने भी जिक्र किया, आज मैं कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जिस प्रकार की योजनाएं उन्होंने धरातल पर जनता के बीच में उतारी, और जिस प्रकार से उनको जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और बिहार चुनाव एक बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए था, हमारे कार्यकर्ताओं ने, उस बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सबने उसको स्वीकार किया। और स्वीकार करने के साथ जिस प्रकार की एक मैं कह सकता हूं कि संगठन की रचना वहां पर बनी, जिस प्रकार की योजना बनी, मैं कह सकता हूं कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसने अदा किया। और कहीं ना कहीं जो मैं उस बात को भी मैंने कोट किया था कि माननीय मोदी जी ने इस बार बिहार के अंदर एक बात कही कि विकास और विरासत, इन दोनों का संरक्षण, यानी विकास को लगातार बढ़ाने का काम। और विरासत की मैं बात करूं तो हमारे सनातन धर्म के संस्कृति के प्रतीक चिन्हों को जिस प्रकार से, या हम कह सकते हैं कि भारत के गौरवशाली इतिहास को जिस प्रकार जो प्रतीक चिन्ह रहे हैं, उनको, उस विरासत के चिन्हों को जिस प्रकार से पुनः प्रतिष्ठित करने का जो काम माननीय मोदी जी ने किया और जो नारा वहां पर दिया, मैं कह सकता हूं कि हमने इस बात को स्पष्ट रूप से देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी के समय में जब राम मंदिर की परिकल्पना और घोषणा की, और उसके बाद उस पर लगातार जिस प्रकार से पूरे देश भर में एक आंदोलन खड़ा करके और एक संकल्प हम सब देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया था कि राम मंदिर बनाएंगे, और जब वो भव्य रामलला का मंदिर बना,
रामलला की जब वहां पर अयोध्या के अंदर विराजमान हुए, तो हमने उसके बाद यूपी के अमेंडमेंट को देखा कि किस प्रकार से स्पष्ट बहुमत आया। मैं कह सकता हूं कि रामलला जब यूपी के अंदर इस प्रकार को वहां की जनता ने स्वीकार करके और भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिष्ठित किया, आज बिहार की जनता ने माता जानकी के जो है अस्तित्व को वहां पर कहीं ना कहीं पुनः प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने कहा है कि जब राम वहां विराजे तो जानकी माता भी पीछे नहीं रहेगी, उनको भी प्रतिष्ठित भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया जाएगा। जी, अब मेरा एक सवाल है बड़ा सीधा सीधा जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे, वो ये है कि क्या आप ये सोचते हैं कि आपके जो केंद्र शीर्ष नेता हैं, जो जुड़वा भाई हैं, वो क्या मुख्यमंत्री नीतीश को ही बनाएंगे या कहीं किसी और को भी बना सकते हैं? क्योंकि अब चुनाव जो परिणाम आए हैं उसमें आपको इतने बहुमत मिला है कि आप चाहें तो अपना मुख्यमंत्री खुद भी खड़ा करके जितवा सकते हैं। देखिए, मेरा जहां तक मानना है और जो आज तक का मेरा आकलन मेरा व्यक्तिगत राजनीतिक अनुभव का रहा है, यदि किसी एजेंडे को माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने पूर्व में घोषित कर दिया तो कभी भी उस एजेंडे से बहुत ज्यादा कभी मुकरे नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि पुनः एक बार बिहार के अंदर माननीय नीतीश कुमार जी को, रमेश जी, एक चीज उन्होंने जो कहा था उसके एक मेरे पास उसका विजुअल है, मैं चाहूँ तो मैं आपको दिखवा भी सकता हूँ, जिसमें अमित शाह ये कह रहे हैं कि ये चुनाव नीतीश के नेतृत्व में जरूर लड़ा जाएगा, बाकी मुख्यमंत्री का फैसला पूरी जो बैठक विधायक दल है वो करेंगे। ये बात सही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये स्पष्ट रूप से पहले से भी आपने तय किया है और हमने देखा भी है विभिन्न राज्यों में जहां भी चुनाव हुए, ये बात स्पष्ट रूप से पहले ही कही जाती है कि विधायक दल अपना नेता का चयन करेगा, जैसे और मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। और हम मध्य प्रदेश की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, हम महाराष्ट्र की बात करें, विधायक दल का जो चाहता है वो होता है। लेकिन मेरा ये मानना भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी अपने सहयोगी दल को नाराज करके कभी कोई जबरदस्ती कोई ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जिससे कहीं नाराजगी बढ़े। इसलिए विश्वास में लेकर के, और मैं कह सकता हूं कि अगर ऐसा कोई निर्णय लेना भी पड़ा तो आप मान के चलिएगा कि उसमें नीतीश कुमार जी की पूर्ण सहभागिता रहेगी, उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। तो नीतीश कुमार जी का जो अपना एक वो है ऑरा है, जिस ऑरा को आपने चुनाव जीतने के लिए आगे रखा और जीतने के बाद में अगर उसको आप हटाते हैं या कोई दूसरा फैसला करते हैं तो क्या जनता के ऊपर इसका बिहार पर गलत प्रभाव नहीं जाएगा? नहीं, मेरा मानना है, देखिए सुरेंद्र जी, मेरा मानना है, मैंने कहा ना, जो भी निर्णय होगा वहां के जो चुने हुए जो हमारा एनडीए है, उस एनडीए के समस्त विधायक जो जीत करके आए हैं उनके माध्यम से उनके अंदर पहले सांगठनिक स्तर पर कोई चर्चा होगी, सांगठनिक स्तर पर कोई निर्णय की सहमति बनेगी, उसके बाद ही कोई ऐसा निर्णय लेकर के मुख्यमंत्री की घोषणा वहां पर होगी। और जब चुने हुए जनप्रतिनिधि, वो चाहे फिर जेडीयू के हों चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी आपसी सहमति, और हम मानते हैं कि जब चुनाव जनप्रतिनिधि जो चुन करके आज विधायक बना है वो अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जनप्रतिनिधि ने कोई अगर निर्णय लिया है तो वो जनता का निर्णय। आपका राजस्थान के अंदर जो भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री बने थे वो इसी तरह इसी प्रथा से बने थे, इसी व्यवस्था से बने थे या पर्ची आ गई थी वो बना दिए गए? देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव हुआ था विधायक दलों का, विधायक, मैंने कहा ना आपको, विधायक दल के अंदर ये स्पष्ट रूप से जो शीर्ष नेतृत्व होता है उसके अंदर पूर्ण सहमति बनती है, उसके बाद ही यह राजस्थान में यह तय हुआ कि जो भी निर्णय करेंगे सभी पार्टी के विधायकों से इस बात का किया कि जो शीर्ष नेतृत्व हमारा निर्णय करेगा वो हमको स्वीकार होगा। उसके बाद ही ये आप कह सकते हैं कि चाहे वो आप जिसे को पर्ची की बात कह रहे हैं, वो ये सहमति लेने के बाद ही शीर्ष नेतृत्व ने इसे आप लोकतांत्रिक राजतंत्र कहेंगे? ये हमारी तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास। लोकतांत्रिक राजतंत्र नहीं, राजतंत्र, मैं इसको राजतंत्र इसलिए नहीं कहूंगा कि जब लोकतांत्रिक पद्धति से हम इस बात का कोई निर्णय किसी पर छोड़ दें कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय करेगा हमें स्वीकार है, उसके बाद अगर शीर्ष नेतृत्व ने कोई निर्णय ले लिया तो उस पर आपत्ति या कोई क्लेम करने का किसी का भी हक नहीं बनता। हक तो बनता है लेकिन हक अदा नहीं किया जाता। चलिए आप ये बताइए मुझे, ये छोड़िए, बिहार के अंदर बाकी जो महागठबंधन है जिसे अब महाठगबंधन भी कहा जा रहा है, उस गठबंधन की हार के पीछे आप क्या कारण? जीत तो बता दिया आपने, हार क्या? देखिए, मेरा मानना है कि शुरू से ही महागठबंधन एक ऐसे दलों का बना, चाहे वो पूरे देश भर की बात करूं चाहे बिहार की बात करूं, जिनके अपने कहीं सबके विचारों के अंदर उनकी नीतियों में बहुत विभिन्नता, या मैं कह सकता हूं कि बहुत भेद है। उसके बाद भी केवल इस कारण कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह गठबंधन हमारा जो एनडीए की सरकार है वो नहीं आए, उसके लिए वो सब एक जादम पर इकट्ठे हुए, तो वो स्वार्थवश इकट्ठे हुए। और जब स्वार्थवश इकट्ठे हुए तो हमने जिस प्रकार से, चाहे हम पिछले चुनाव की बात कर लें कि किस प्रकार से वहां सीटों के बंटवारे को लेकर के जिस प्रकार से आपस के उनके अंदर मतभेद हुए और जिस प्रकार का परिणाम पिछली बार आया, हमने इस बार भी वही देखा।
वो आज तक अपना, जब भी पूरा चुनाव लड़ चुके थे, उन्होंने बाद में जाकर के तेजस्वी यादव को लेकर के जिस प्रकार का उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की, लेकिन हमने उसका बाद देखा उनके अंदर खाने, बाकी जो उनके साथ के दल थे उनके अंदर ही कहीं ना कहीं, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे सीपीआईएम की बात करें, चाहे हम वीआईपी की बात करें, उन्होंने भी अपना जो है उसके ऊपर सहमति नहीं जताई और उनके अंदर कहीं ना कहीं विरोध चल रहा था। तो निश्चित रूप से जब एकमत हुए ही नहीं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत है कि उनकी सबसे बड़ी जो कमजोरी में मैं कह सकता हूं कि जो नेतृत्व था उस पर विश्वास नहीं था उनको। और दिखती सी बात है कि जब बिहार की जनता ने माननीय लालू प्रसाद जी यादव की उस राजद की सरकार को झेला है, मैं कहूंगा कह सकता हूं कि वो झेला ही है वास्तव में, जिस प्रकार से भुगता है, जिस प्रकार से वहां कह सकता है कि भ्रष्टाचार, और जिस प्रकार से वहां पर कानून व्यवस्था, जिस प्रकार से वह उस समय पस्त थी, किस प्रकार का जंगल राज बिहार में था। आज हम उसका उदाहरण देकर के यहाँ पर कहा जाता था, भाषणों में लोग कहते थे कि बिहार की अगर सड़कों को देखना हो, विकास के नाम की बात करूं तो जिस प्रकार से किसी अभिनेत्री के गालों की बात की जाती थी, या जिस प्रकार से जंगल राज के लालू ने तो यही कहा, बिल्कुल हेमा मालिनी से मैं कह सकता हूं। और जिस प्रकार से मैं जंगल राज की बात कर रहा हूं, तो कानून व्यवस्था में अनेक उदाहरण हमने तो बल्कि यहां तक देखा कि भारतीय सिनेमा चलचित्र के माध्यम से भी उस जो है वहां की घटनाओं को जीवंत रूप को उतारा गया, बिल्कुल प्रकार गया कि किस प्रकार से वहां पर जो मंत्रियों के बच्चे ले जा रहे हैं उठाकर, बच्चियां उनकी बहुओं पत्नियों को उठाकर ले आते थे। और एक दादागिरी वाला राज चलता था, जंगल राज, गुंडा राज जिसे हम कह सकते हैं, वो चलता था। तो कहीं ना कहीं उस जनता ने उसको नकार दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये जो महागठबंधन अगर आ गया तो बिहार बहुत पीछे चला जाएगा। आज कहीं ना कहीं बिहार ने जिस प्रकार का जनता ने निर्णय लिया, मैं कह सकता हूं कि उन्होंने मोहर लगाई है माननीय मोदी जी के विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है, उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मोहर लगा करके उनके साथ चलने के, सहभागी होने का संकल्प उन्होंने अदा किया। तो निश्चित रूप से बिहार। चलिए रमेश जी, आप लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चुनौतियां क्या क्या है आपकी पार्टी के लिए, अब चुनौतियां क्या क्या है, क्योंकि और आगे लक्ष्य तो जैसे अब बंगाल है, बिल्कुल ठीक बात। तो ये सारा का सारा जो है, अच्छा इसके अंदर जो फर्जी मतदाताओं की संख्याओं को घटाया गया, ये सब कुछ हुआ, तो अब आपके पास चुनौतियां क्या हैं? देखिए, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि बिहार के चुनाव के पूर्व जिस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने एक जो बड़ा निर्णय किया एसआईआर का, एसआईआर 2002-2003 के अंदर हुई थी, अलग अलग प्रांतों में 1-2 साल का अंतर रहा, और 20 साल बाद लगभग ये मौका वापस मिला कि मतदाता सूची को पारदर्शिता पूर्वक उसको ठीक और व्यवस्थित किया जाए। बिहार के अंदर इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट मिला। आप कल्पना कीजिए कि 65 लाख वोट यदि उस वोटिंग लिस्ट से वहां पर कटे हो, जो फर्जी थे या डबल डुप्लीकेट चल रहे थे, या जिनका कोई वहां पर नहीं था लेकिन मतदाता सूची के अंदर नाम था और उनके नामों के वोट कोई अन्य लोग, कोई राजनीतिक दल के लोग जबरदस्ती डाल जाया करते थे, ऐसा जंगल राज था। वहां पर अगर एसआईआर के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि उस मतदाता सूची को गंगा के समान पवित्र बनाने का, क्योंकि हम लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं, भारत देश लोकतंत्र के आधार पर चलता है, और यदि उस लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कोई कड़ी होती है, कोई बेस आधार होता है, तो वो होती है मतदाता सूची। उस मतदाता सूची को जो पवित्र बनाने का काम इसी ने किया, मैं कह सकता हूं कि बहुत स्वागत योग्य कदम था। और आज उसको लेकर के अब जो अन्य प्रदेशों के अंदर भी जहां पर एसआईआर का काम प्रारंभ हुआ है, हम सब देख रहे हैं किस प्रकार का विचलन, किस प्रकार की पीड़ा या किस प्रकार का एक भय। आज अगर पश्चिम बंगाल में मैं कहूं तो जिस प्रकार से चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार हो, वहां की जो जिन लोगों ने आज तक इसी दम पर राज किया है, फर्जी वोटरों के आधार पर, फर्जी मतदान के आधार पर, बूथ कैप्चरिंग के आधार पर, उनमें जिस प्रकार का भय इस एसआईआर को देख करके लगा है, तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है बहुत ठीक कदम उठा रही है। और चुनौतियां निश्चित रूप से हमारे समक्ष है, क्योंकि अब जो मैंने जैसा बताया कि 2047 का लक्ष्य अगर हमको पूर्ण करना है, तो हमें पूरे देश का विश्वास जीतने की आवश्यकता है। और इस देश को जिस प्रकार से लगातार माननीय मोदी जी विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से इस भारत का गौरव लगातार प्रतिष्ठित हो रहा है, आज हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं, और आने वाले कुछ समय बाद हम दूसरी और उसके बाद विश्व गुरु बनने का जो 2047 का हमारा लक्ष्य है, ये पूर्ण होगा। तो चुनौतियां हमारे समक्ष है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो विचार के आधार पर चलता है, जिसके लिए राष्ट्र हित पता में, और यदि मैं कह सकता हूं कि इस मैंडेट ने भी, आज के जो बिहार का मैंडेट है, इससे सिद्ध कर दिया कि भारत की जनता, ये देश करवट बदल रहा है। भारत की जनता में भी जिस प्रकार की जागृति आई है, वो कहीं ना कहीं इस बात को मानने लगी है कि चाहे झूठे प्रलोभन हो, चाहे झूठे वायदे हो, ये लालच हो, इन सबको एक तरफ कर करके, और जो राष्ट्र के बारे में बात करेगा या मैं कह सकता हूं कि जिस देश हित की बात करेगा, उस पार्टी को आज मैंडेट दिया, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। जो देश हित की बात करेगा वही टिकेगा। बिहार में
भय भुगता और उसका भुगतान करना पड़ा उन लोगों को जिनके भय से पूरा बिहार भुगत रहा था। तो दोस्तों, ये है रमेश सोनी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष हैं, जिन्होंने जिस तरीके से अपनी बात को रखा, अपनी पार्टी की नीति और रीतियों को बताया, वो निश्चित रूप से बहुत मैं बधाई के पात्र हैं कि आपने इतनी अच्छे तरीके से दोनों जगह की हार और जीत को समावेश किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद।